गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माय नेम इज सुमित शर्मा और आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपनी सोशल स्टडी के चैप्टर 4। इसका नाम है आवर कॉन्स्टिट्यूशन। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन इज द बॉडी ऑफ लॉज विच ले डाउन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट एंड इट्स फंक्शन अकॉर्डिंग टू विच अ कंट्री इज गवर्न। यानी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बॉडी ऑफ लॉ है, यानी कानूनों का एक संग्रह है जिसमें गवर्नमेंट के बेसिक स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन के बारे में बताया गया है, जिसके अनुसार कोई कंट्री जो है वो गवर्न करती है। ये देखिए, ये है हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन। इसी के अंदर सारे लॉज लिखे हुए हैं, सारे नियम कायदे इसी में लिखे हुए हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ए लॉ मेकिंग बॉडी इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। यानी कि एक लॉ मेकिंग बॉडी को हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहते हैं। और इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो फर्स्ट मीटिंग है वो दिसंबर 1946 में हुई थी। यहाँ देखिए, ये भारत की पहली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का सीन है। इसमें ये पंडित जवाहरलाल नेहरू कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव के बारे में बता रहे हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, आचार्य कृपलानी, खान अब्दुल गफ्फार खान, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, गोविंद बल्लभ पंत, वो इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इम्पोर्टेंट मेंबर्स थे। इनके अलावा डॉक्टर हरि सिंह गौर, सेठ गोविंद दास और हरि विष्णु कामत ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मध्य प्रदेश से मेंबर थे। ये सीन में देखिए, इस पिक्चर्स में देखिए, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स की ये पिक्चर्स है, इम्पोर्टेंट मेंबर्स की, जिसमें ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद और साइड में बैठे हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। स्टूडेंट, आप सभी का जो होमवर्क है कि इस पिक्चर में जितने भी लोग दिखाई दे रहे हैं, आप इनकी पिक्चर को गूगल पर सर्च कीजिए और ट्राई कीजिए कि इनके नाम आप मुझे कमेंट में बता सकें। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट थे और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इसकी ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 26 नवंबर 1949 को एडॉप्ट किया गया और इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। स्टूडेंट्स, 26 जनवरी की तारीख को चुनने का इसके पीछे एक ऐतिहासिक घटना है। 31 दिसंबर 1929 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात कही थी और उसके सपोर्ट में एक मॉर्निंग मार्च निकाला गया था, जिसमें यह रेजोल्यूशन पास किया गया था कि हर साल 26 जनवरी 1930 से जब तक कि इंडिपेंडेंस हमें नहीं मिल जाती, 26 जनवरी को हम इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाएंगे। इसी के कारण 26 जनवरी को हमने कॉन्स्टिट्यूशन के लागू होने के दिन के रूप में मनाया गया, जिसे हम रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। प्रेम्बल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रेम्बल्स जो है वो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के एम और उसके ऑब्जेक्टिव के बारे में बताती है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड दिए हुए हैं, जैसे वी द पीपल ऑफ इंडिया, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। आइए इन वर्ड को और कॉन्स्टिट्यूशन के मेन फीचर्स को हम आगे देखते हैं। सबसे पहले सोवरेन स्टेट, इसका मतलब होता है कि कोई भी कंट्री जो है वो किसी भी दूसरी कंट्री के अंडर में नहीं आती और वो अपने सभी प्रकार के डिसीजन लेने के लिए पूरी तरह से फ्री है। इंडिया भी एक
सोवरेन कंट्री है। सोशलिस्ट कंट्री का मीन्स होता है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसने अपने प्रिंसिपल में सोशलिज्म को अडॉप्ट किया गया है और इसके द्वारा भारत के द्वारा ये प्रयास किया जाएगा कि समाज में फैली हुई सोशल और इकोनॉमिकली डिस्पारिटीज है, यानी जो भिन्नता है, अंतर है, उसको कम किया जा सके। सेकुलर स्टेट, सेकुलर स्टेट का मतलब होता है कि गवर्नमेंट जो है वो किसी भी पीपुल के साथ उसके फेथ और धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगी और सभी सिटीजन्स को पूरा राइट है कि वो अपने धर्म के हिसाब से अपने जीवन का पालन पोषण कर सके। डेमोक्रेटिक स्टेट, इसका मतलब होता है जो कंट्री है उसकी जो गवर्नमेंट है वो लोगों के द्वारा चुनी जाएगी और इंडिया जो है एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इंडिया में स्टैब्लिश की गई है जो कि लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। रिपब्लिक स्टेट, रिपब्लिक स्टेट का मतलब होता है जो हमारे देश का हेड होगा वो कोई हेरिडिटरी आधार पर नॉमिनेटेड नहीं होगा बल्कि जनता के द्वारा चुना हुआ प्रेसिडेंट होगा। सोशल जस्टिस, सोशल जस्टिस का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति के साथ उसकी कास्ट, उसके रेस, उसके सेक्स के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इकोनॉमिक जस्टिस, इसका मतलब होता है कि सभी सिटीजन्स को अपना प्रोफेशन चुनने का और इक्वल अपॉर्चुनिटी का अवसर प्रदान किए जाएंगे। पॉलिटिकल जस्टिस, इंडिया जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जिसमें सभी सिटीजन्स को अपने थॉट को एक्सप्रेस करने का, वोट डालने का और इलेक्शन प्रोसेस में भाग लेने का पूरा अधिकार प्राप्त है। यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, इंडिया इज अ फेडरल स्टेट, भारत एक फेडरल स्टेट है। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में ये क्लियरली डिफाइन है कि स्टेट जो है कैन सेग्रीगेट इटसेल्फ फ्रॉम द इंडियन यूनियन, यानी कि कोई भी जो स्टेट है भारत के जो राज्य है उससे अपने आप को अलग नहीं कर सकती। और हमारा एक नेशनल ऑब्जेक्टिव है जो स्पिरिट ऑफ यूनिटी और वननेस से को मेंटेन किए हुए है। हम देखते हैं कि कुछ भारतीय संविधान की विशेषताएं भी, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन है और डिटेल में है काफी, यानी दो प्रकार के कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं। एक कॉन्स्टिट्यूशन जो कि इंग्लैंड में चलता है, जो लिखा हुआ नहीं है, वहां पर जो ट्रेडिशन है उसको ही उन्होंने कानून के रूप में मान लिया गया है। लेकिन भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा लिखा गया है और इसमें हर एक चीज को बहुत ज्यादा डिटेल्स में बताया गया है। इसके कारण भारतीय जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो डिटेल रिटन और डिटेल कॉन्स्टिट्यूशन है। इसके अलावा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है काफी रिजिड है और फ्लेक्सिबल भी है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट द मिडिल पाथ फॉर पर्टिकुलर पर्पज, भारत के जो कॉन्स्टिट्यूशन निर्माता थे उन्होंने भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को कठोर और फ्लेक्सिबल दोनों बनाया है। यानी कुछ सब्जेक्ट के लिए जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें अमेंडमेंट करना बहुत आसान है, जिसमें इसको सिंपल मेजोरिटी के आधार पर ही हम अमेंडमेंट कर सकते हैं। लेकिन कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें अमेंडमेंट करने के लिए हमें स्पेशल मेजोरिटी की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि 2/3 मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंटिंग एंड वोटिंग, यानी प्रेजेंट और वोट करने वाले मेंबरों का 2/3 मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है। फंडामेंटल राइट्स, भारत के संविधान में भारत के नागरिकों के लिए 6 प्रकार के फंडामेंटल राइट्स प्रदान किए गए हैं जो उनके इंटेलेक्चुअल, मोरल और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए आवश्यक हैं। भारत के संविधान द्वारा फंडामेंटल राइट के साथ साथ फंडामेंटल कुछ ड्यूटी भी बताई गई है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुल 11 ड्यूटीज के बारे में बताया गया है।
डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसका मतलब है कि बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे थे जिन पर फंड ना होने के कारण या सरकार की पोजीशन ना होने के कारण उनको वो कानून नहीं बना पाए थे, तो उसको उन्होंने बाद के लिए छोड़ दिया, जिनको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर डाल दिया गया था। इसमें कुछ गाइडलाइंस हैं गवर्नमेंट के लिए, जिन पर चलकर कोई गवर्नमेंट जो है एक वेलफेयर स्टेट के लिए कानून बनाती है। फेडरल सिस्टम का मतलब होता है कि जो पावर है गवर्नमेंट की वो सेंट्रल और स्टेट दोनों में डिवाइड है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो एक्चुअल पावर है गवर्नमेंट की वो पार्लियामेंट में वेस्टेड है, यानी पार्लियामेंट में समाहित है, और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो उस पावर को यानी गवर्नमेंट की पावर को एक्सक्यूट करते हैं, जो कि पार्लियामेंट के प्रति आंसरेबल है। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की है वो जो सबसे इम्पोर्टेंट विशेषता है वो है इंडिपेंडेंस एंड पावरफुल जुडिशरी। इसका मतलब है द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव कैन नॉट इंटरफेयर विद द वर्किंग ऑफ जुडिशरी। इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब है कि जो लेजिस्लेचर है और जो एग्जीक्यूटिव है वो जो जुडिशरी के काम में किसी भी प्रकार का कोई इंटरफेरेंस नहीं कर सकती है। द इंडियन जुडिशरी इज अ पार्शियल एंड इंडिपेंडेंट। इट इज अ प्रोटेक्टर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द इंडियन सिटीजन। और इंडियन जो जुडिशरी है वो नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के एक प्रोटेक्टर भी है। और द राइट टू इंटरप्रेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रेस्ट विद द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने की जो पावर है यानी इसकी व्याख्या करने की जो शक्ति है वो भी हमारे सुप्रीम कोर्ट को दी गई है। यहाँ पे ये पिक्चर आपको दिखाई दे रही है, ये भारत का सुप्रीम कोर्ट है। मैं आशा करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर जो है समझ में आया होगा। थैंक यू, गुड बाय।